हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा एपिसोड है माफिया के दुल्हन, एपिसोड नंबर 2। पंडित ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए पंडित जी, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो अब आप अपनी शराफत लेकर यहाँ से जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप लोग इस आदमी को रोकते क्यों नहीं? इतना सुनते ही पंडित जी गुस्से से भर गए। बेटी, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम खुद ही इस शादी को क्यों नहीं रोकती? तुम अभी के अभी इस मंडप से उठ जाओ बेटा। 2 टके के भिखारी, तू मेरी शादी तोड़वाएगा, तू मेरी होने वाली दुल्हन को भड़काएगा। अब तो देख कैसे मैं इसके साथ शादी करता हूँ। लेकिन अभी अचानक से गार्डन में तेज़ हवा चलने लगी और सबके कानों में तेज़ आवाज़ आने लगी। फड़-फड़ फड़-फड़। ये आवाज़ चॉपर की थी। इस आवाज़ को सुनकर सारे लोग आसमान की ओर देखने लगे। चॉपर तेज़ हवा और आवाज़ के साथ वहाँ गार्डन में लैंड हुआ। उसके नीचे आते ही आसपास काफ़ी ज़्यादा धूल और पत्ते उड़ने लगे। दूल्हा, जो कि लड़के की मांग सिंदूर से भरने ही वाला था, ये सब देखकर उसके हाथ हवा में ही रुक गए। चॉपर से काले रंग के सूट बूट पहने बॉडीगार्ड्स निकले और उन्होंने पूरे गार्डन को चारों ओर से घेर लिया। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या लेने आए हो? देखो, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। तो अब जान जाएंगे, क्योंकि जानने तो आए हैं हम इतनी दूर से। फिलहाल गार्डन के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वह आगे आते हुए सबके बीचों बीच खड़ा हो गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस लड़के ने बड़े स्टाइल से अपनी आंखों से शेड्स उतारे और अपनी समुद्र जैसी गहरी आंखों से एक नज़र पूरे माहौल को देखा। मैं हूँ आपका होने वाला दामाद, लेकिन आप मेरे ससुर जी नहीं हैं, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको स्वर्ग सिधारे तो ज़माना बीत गया। बड़े ही भले आदमी थे। प्रणाम ससुर जी। अरे छोटे ससुर जी, पहली बात तो मैं आपके पाँव छू रहा था। माना कि मैं सालों से विदेश में रहा हूँ, लेकिन ना मैंने अपने देश की भाषा भूली है और ना ही संस्कार। और रही बात मेरे पूजनीय ससुर जी की, तो उन्हें कौन नहीं जानता। सबसे ज़रूरी बात तो आप खुद भूल गए। अरे यहाँ शादी की तैयारियाँ हुई हैं, तो जाहिर है वही करने आया हूँ। वैसे छोटे ससुर जी, आपने मेहमान बहुत कम बुलाए हैं। अच्छा है मैं अपनी बारात लेकर आया हूँ। बहुत हो चुकी तेरी बकवास लड़के, अब चुपचाप यहाँ से निकल, वरना हू दी हेल आर यू, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। ये सुनकर दूल्हा एक पल रुक गया और उसने खुद को स्मेल किया और उसकी खुद की नाक सिकुड़ गई। अबे अंग्रेज़ की औलाद। दूल्हा अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। चटाक। अगले ही पल उसने अपना कोट निकालकर अपने गार्डन की तरफ फेंक दिया। इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और तुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत, तो विक्रम वर्धान के सामने अपना मुंह खोलेगा? वो लड़का, जो विक्रम ही था, उसने 2-4 लात एक साथ उसके पेट पर मार दी। विक्रम का नाम सुनते ही प्रमोद और सौमित्र सदके में आ गए। डैड, इसका मतलब? जिसका डर था वही हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा होगा, जबकि उस दिन वहाँ कोई नहीं बचा था। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी विक्रम की जोरदार आवाज़ फिर गूंजी। पंडित जी, आइए और ये शादी करवाइए। और हाँ, शादी पूरी विधि विधान से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रहे। अब क्या होगा अगर इसे पता चला कि दुल्हन? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं किसी अनजान से अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अब तुम देखो। दाएं। प्रमोद जी। ऊपर खड़ी मानवी भी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल उसने अपना मुंह बंद कर लिया। आई एम सॉरी छोटे ससुर जी, पर यह आपकी गलती है। एक्चुअली मैं जब यहाँ आ रहा था, तब मैं सोच कर आया था कि आज के दिन गैंगस्टर वाले कोई काम नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल आज मेरी शादी है। पर क्या करूँ, आपने मुझे मजबूर कर दिया। आखिर आप चुपचाप ये शादी क्यों नहीं होने देते? अब चुपचाप यहाँ आकर मंडप में बैठिए और मेरी शादी करवाइए, वरना अगली गोली आपके सीने के आर पार होगी। एक डोली चली, एक अर्थी उठी, फ़र्क दोनों में क्या है बता दे सखी।
उसकी बात सुनकर सुमित गुस्से से आगे बढ़ने को हुआ कि तभी विक्रम के गार्ड ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके सर पर बंदूक तान दी। इतना सब होने के बाद भी दुल्हन अपनी जगह बिल्कुल शांत बैठी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है विक्रम वर्धान और क्यों दुल्हन को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा? प्रमोद को मंडप में आना पड़ा। पंडित जी ने सबसे पहले कन्यादान की रस्म के लिए कहा, प्रमोद जी आगे आइए और अपनी पत्नी के साथ कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। बेटी अपना बायां हाथ आगे करो। लेकिन अफसोस लड़की ने कोई हरकत नहीं की। बेटी घबराओ नहीं, हाथ आगे करो। लेकिन इस बार भी लड़की ने कुछ नहीं कहा। क्या ये बहरी है जो इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? वैसे मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, इतना सब हो गया पर ये अभी तक कुछ नहीं बोली। कहीं ऐसा तो नहीं इसे बोलना भी नहीं आता? विक्रम ने जैसे ही दुल्हन का हाथ पकड़कर आगे किया तो उसका चेहरा डार्क हो गया क्योंकि दुल्हन के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे। विक्रम ने लड़की के चेहरे से घूंघट हटाया और अगले ही पल एक जोरदार पंच प्रमोद के मुंह पर पड़ा जिससे कि वह बैठे बैठे ही ज़मीन पर गिर गया और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा क्योंकि घूंघट के नीचे लड़की बेहोश थी। पंडित जी आप रस्म शुरू कीजिए। पंडित प्रमोद भी अंगूठे से अपने खून को साफ करते हुए वापस उठकर बैठ गया। इसी के साथ पंडित जी ने सबसे पहले कन्यादान की रस्म करवाई। अब आप इनकी मांग भर दीजिए। विक्रम ने एक नज़र उस सिंदूर को देखा, तभी उसे उस शराबी आदमी की याद आई जिसने थोड़ी देर पहले सिंदूर छुआ था। ये कहते हुए उसने इधर उधर देखा, फिर अपने साइड में रखी एक नुकीली चीज़ से अपने अंगूठे को काटकर दुल्हन यानी कि आरू की मांग भर दी। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। विक्रम ने अपने गार्डन को इशारा किया और गार्ड ने पंडित जी की तरफ नोटों की एक गड्डी बढ़ा दी। बेटा मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला हूँ और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर रोज़ कमा लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम भगवान पर भरोसा करते हो तो एक बार अपने कुल देवता की पूजा अपनी पत्नी के साथ अवश्य कर लेना क्योंकि तुम्हारे कदम तुम्हारी पत्नी के जीवन में सही नक्षत्र में नहीं पड़े हैं जिससे भविष्य में तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। पंडित जी सच कहूँ तो मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता और रही बात अनहोनी की तो विक्रम वर्धान भयंकर से भयंकर तूफान की दिशा बदलना जानता है। इससे अपने किसी खास से खतरा हो सकता है। आप चिंता मत करिए, मैं हर अपने और परायों से अपनी बीवी की रक्षा करूंगा। और विक्रम अपनी दुल्हन को लेकर उठा और सारे आदमी उसके पीछे चल दिए। सारे गार्ड से एक बार फिर चौपर में बैठे और विक्रम भी अपनी दुल्हन को लेकर चौपर में बैठ गया। उनके जाते ही सबकी जान में जान आई। उस पहले वाले दूल्हे को उसके साथ आए लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अगर इसने जल्दी से शादी ख़त्म कर दी होती तो इतना तमाशा ना होता। अब वहाँ सिर्फ पंडित जी, प्रेमा, प्रमोद और सुमित बचे थे। कहते हुए वह पंडित जी की ओर बढ़ने को हुआ, तभी प्रमोद ने उसे रोक दिया। पंडित जी आज जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि उस लड़की को किस तरह का खतरा है? मतलब किसी अपने की बात कर रहे थे आप? वो अपना उसका बेहद ख़ास होगा जिससे वह अपना मानती होगी। ख़ास इंसान उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन वो कौन होगा ये बात तो भविष्य ही बता सकता है क्योंकि अपनों का मतलब खून का रिश्ता नहीं होता। एक बात और, मारने वाला ही उसे बचा भी सकता है। ये कहते हुए पंडित जी अपना सामान उठाकर वहाँ से चले गए। डैड आप इस ढोंगी पंडित की बातों में मत आइए। इसे खुद नहीं पता कि कौन मारेगा और कौन जिएगा, क्योंकि उस लड़की को खतरा तो सिर्फ मुझसे ही होगा क्योंकि अगर उसने अपनी जायदाद मेरे नाम नहीं की तो मैं खुद उसे मार दूंगा, चाहे वह मुझे अपना माने या ना माने। और मैं उसे हरगिज़ बचाने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हें क्या लगता है ये जायदाद अब तुम्हारे नाम हो सकती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि शादी होते ही सारी जायदाद उसके पति के नाम हो गई है। ओ कम ऑन डैड, ये बात सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं। और प्रॉपर्टी के असली पेपर्स भी हमारे पास ही हैं, तो हम जब चाहे जब दूसरे पेपर्स बनवाकर उस पर साइन करवा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग सचमुच में ख़राब हो गया है। मुझे यकीन है कि उसे प्रॉपर्टी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही अपनी बीवी की हालात के बारे में।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो चुपचाप यहाँ से ना जाता, बल्कि वो हमें इस घर से निकाल देता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हो ना हो, उसका मकसद फ़िलहाल शादी करना ही था। इससे पहले कि उसे आगे कुछ पता चले, हमें जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना चाहिए। ठीक है, तो फिर कल तुम लॉयर को बुला लो, हम नए पेपर्स बनवा लेते हैं, और तुम अपने आदमियों से विक्रम के बारे में पता करने को कहो। रात के करीब 2 बजे वहाँ गार्डन में एक चॉपर खड़ा था, जिससे विक्रम अपने आदमियों और आरू के साथ उतरा। विक्रम आरू को लेकर पैलेस के अंदर आ गया। बॉस, डॉक्टर की टीम आपका कमरे में इंतज़ार कर रही है। इनका रूटीन चेकअप करो और मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। एम आई क्लियर? डॉक्टर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और विक्रम वहाँ से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद विक्रम फ्रेश होकर नॉर्मल आउटफिट में अपने स्टडी रूम में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। क्या खबर है उसकी? बॉस, वो मीटिंग 15 दिन बाद रखना चाहता है। अभी उसे कुछ वक्त चाहिए। उसे वक्त नहीं चाहिए, वो बस तैयारी कर रहा है, खुद को बचाने की और मुझसे टकराने की। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी सारी तैयारी मेरे सामने धरी की धरी रह जाएगी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे वह नहीं मिलेगा जिसकी वह चाहत रखता है। अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे, तभी एक नौकर ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, सर, आपको डॉक्टर बुला रही है। नौनीत और विक्रम डॉक्टर से मिलने आ गए।